ये कांग्रेस पार्टी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो अधिकतर बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, वही नजर आ रहे हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखो जी, जो ये तो जग जाहिर हो चुका है, सबको पता लग चुका है कि इसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं और इन लोगों को लाने वाली जो है आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टी। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करोड़बाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल कृष्ण जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है KCN न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी को बनाया गया है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए प्रयोग होते रहते हैं और इन प्रयोगों के अंदर ही जैसे सचदेवा जी ने जब कमान संभाली थी तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पूरे दिल्ली प्रदेश को चलाया और दो इलेक्शन जिताए बहुत बढ़िया तरीके से। विधानसभा जो 27 साल से बीजेपी के हाथों से निकली हुई थी उसको हाथों में दिलाया और अब उनका प्रगति का समय है। तो प्रगति का समय था, प्रभु की कृपा से जो है उनके विषय में भी राष्ट्रीय स्तर पे अच्छी मेरे ख्याल से विचार चल रहा होगा और हर्ष मल्होत्रा जी का बनाया जाना, वो एक सीधे सच्चे और बहुत कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का है। बिल्कुल। हर्ष मल्होत्रा जी को बनाने जाने पे आप मिलने गए सर उनसे, उनका ऑफिस? नहीं, मैं अभी मिलने नहीं गया जी, क्योंकि अभी बहुत भीड़ है। बिल्कुल। मिलना अवश्य है, मिलूंगा जरूर। और वैसे भी मैं तो एक सैनिक हूँ भारतीय जनता पार्टी का और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो साथी जो भी हमारे पदाधिकारी बनते हैं, मैं ज़्यादा मिलने जुलने में मतलब इतना उनका भी समय नष्ट करूँ। अब हमारे जब विधायक बने थे तो मैं सब लोग विधायकों के पास मिलने जा रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि आज हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने दिल्ली के अंदर इतना बड़ा चैलेंज खड़ा है कि जब हम लोग उनसे मिलने जाते हैं तो उनका समय नष्ट करते हैं। उनको जो समय कार्य में लगाना है, हम उसके कार्य के समय को नष्ट ना करके उनको कार्य के लिए और अग्रसर करें। हम उनको व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए बातचीत कर सकते हैं, विशेष कर सकते हैं, विशेष दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनका समय नष्ट किया जाए। तो मैं तो उनसे यही विश करता हूँ कि उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी और लोगों से मिलने जुलने के अंदर समय नष्ट ना करते हुए दिल्ली के विकास को और तेजी से और गति से आगे बढ़ाए। दिल्ली और विकसित हो रही है, ये मेरी उनसे कामना है। सर, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, पहाड़गंज वार्ड पड़ता है सर आपका, आप यहाँ से मंडल अध्यक्ष रहे हो, काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे सर। मैं जानना चाहता हूँ, पहाड़गंज पर्यटनों का बहुत बड़ा स्थल माना जाता है सर। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ जो विदेशी सैलानी का आना बहुत ज्यादा कम हो गया सर, क्या कारण है इसका सर? इसका कारण सबसे बड़ा तो यह है कि यहाँ के बदलते वातावरण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहले जो यहाँ का व्यापार था, एक्चुअल में क्या होता है कि कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले रशियंस के लिए बहुत अच्छा बिजनेस पॉइंट होता था ये, मगर जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बदलती गई उनके बिजनेस पॉइंट भी चेंज होते चले गए। तो ये तो नियति है, ऐसा तो चेंज होता रहता है, कभी चाइना, कभी इंडिया, कभी मलेशिया। तो जिस तरीके से कहीं जहां उनको सस्ता सामान मिलता है वहाँ मार्केट जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर जो लोकल मार्केट है उसमें थोड़ा फर्क पड़ा है, अदरवाइज जो इंडिया की मार्केट है वो तो अप हुई है। सर, वार्ड की बात कर लेते हैं। वार्ड में सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो दुरुस्त है आपका वार्ड? हाँ, सफाई ठीक है। कुछ विधायक की वजह से जो हमारे यहाँ पिछले 15 सालों से चले आ रहे हैं विधायक, जनता उनको क्यों चुन के ले आते मुझे पता नहीं, मगर जो भी है, जो हो सकता है कि वो अपने भोलापन दिखाकर या किसी भी तरीके से पद पा जाते हैं, जो भी पैसे खिला के शराब वगैरह जो भी करते हैं, उल्टे सीधे काम तो उनके हैं ही। कमाई तो वो कर ही रहे हैं, मगर आप गलियों के हाल देखिए, टूटी पड़ी हैं गलियां, सड़कों के बुरे हाल हैं, चूना मंडी देखिए। तो ये काम विधायक का है और विधायक अपना काम नहीं करते। तो जब झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति एक आम कर्मचारी से आप उसका इंटरव्यू लीजिए, उससे पूछिए जाके, वो बताएगा। मैं खुद जब हम सफाई अभियान करते हैं, हमने खुद झाड़ू लगाई हैं, तो तब हमें महसूस होता था कि गड्ढों में कैसे झाड़ू लगाओगे आप, कूड़ा फंसा रह जाता है उसमें। उन बेचारे कर्मचारियों से काम नहीं हो पाता है, तो उनके दिल से पूछिए। तो ये तो टूटी सड़कें और उनकी वजह से ही थोड़ी सी सफाई व्यवस्था में फर्क तो पड़ता ही है।
सर मैंने देखा आज आपके ऑफिस में आ रहा था, थोड़ी सी बारिश हुई, आधे घंटे की छोटे छोटे तालाब के रूप में गलियां देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो पूरी तरह से फेलियर है यहाँ के प्रतिनिधित्व। देखिए, जो सीवर लाइन है, पहले सीवर लाइनें जो हैं वो बहुत समय तक चल जाती थी, मगर अब तो 2-2 साल अभी पहले सीवर लाइनें डली हैं। अभी ताजी डली हैं सीवर लाइनें, और सीवर लाइन डली है उसके बाद वो ब्लॉक हो रही है हाथ की हाथ। तो विधायक का तो काम ऐसे ही है, या तो पैसे खाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये क्योंकि इसमें बहुत तगड़ा घोटाला चल रहा है, ये मुझे पता है, मगर इसकी खोजबीन होगी तभी पता लगेगा आगे। मगर ये तो है कि ये सब हो रहा है, पानी भर रहा है, और पानी भरने का कारण आपको पता है ये विधायक का काम है, हमारे पार्षद का काम नहीं है। तो जिस तरह से जो समस्या, अनगिनत समस्या बता रहे हैं सर, तो जो मौजूदा यहाँ से एमएलए साहब है विशेष रवि, आम आदमी पार्टी से करोल बाग लगता है होगा, पूरी तरह से फेलियर है सर। बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर है। मीठी गोली वो देते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं। वो बात करने में बहुत ही स्वभाव के बहुत ही मीठे और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से बात। मगर काम जनता को चाहिए, काम पहाड़गंज को चाहिए, काम 15 साल के अंदर पहाड़गंज नर्क बन चुका है। जिस तरह से विधायक ने जो काम होने चाहिए थे बिल्कुल नहीं किए हैं। जो लाइनें सीमेंट की लाइनें थी, बहुत अच्छी काम करती थी, उसकी जगह प्लास्टिक की लाइनें डाल दी हैं, जो कि बीच में से गैप खा जाती हैं, झुक जाती हैं, उसमें कचरा जमा हो जाता है। मतलब बेकार लाइनें, 2 फुट की लाइन की बजाय 1.5 फुट की लाइन, 1 फुट की लाइन डाल दी है। कंजप्शन यहाँ की बढ़ गई है, होटल ज़्यादा खुल गए हैं, तो उसको बढ़ाना चाहिए। समस्या बढ़ती जा रही है, तो उस समस्या को, वो जो बेसिक समस्या है उसको समझे बगैर वो सिर्फ अपने नोट बनाने में लगे हैं, बाकी कुछ नहीं कर। भ्रष्टाचार के बहुत से भेद उनके खुलेंगे जिस दिन ये मौका लगेगा, जिस दिन होगा उस दिन सारे भेद खुल जाएंगे इनके। सर मैं देख रहा हूँ आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कभी आपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सोचा नहीं या मन नहीं बनाया? मैं देखता हूँ पार्टी में बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और पार्टी उन्हें टिकट भी दे देती है, तो कहाँ पे परेशानी होती है और उन लोगों को टिकट कैसे मिल जाती है? इन समस्याओं को लेकर कभी आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग नहीं रखी, अपने जिला स्तर में बात नहीं रखी, कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, लोग टिकट के लिए भागते हैं। यहाँ पर अब कुछ भी कहना मैं इस विषय में, क्योंकि ये हमारे हाईकमान के ऊपर सारा डिपेंड करता है। मगर जिनकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं क्यों हैं, मैं तो सेवा भाव के रूप में देखता हूँ। अब वो किस रूप में देखते हैं जो टिकट के लिए भागते हैं, मैं किसी के पास भागने में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि यदि आपके, जैसे मेरे परिवार में मेरे पिताजी 1970 के अंदर इलेक्शन लड़े थे पहाड़गंज से, मेरे भाई, एक भाई 4 बार मंडल अध्यक्ष रहे, एक भाई 1 बार मंडल अध्यक्ष रहे, मैं भी मंडल अध्यक्ष रहा। हम लोगों ने सेवा के अंदर विश्वास रखा है, ना कि कोई और। हमने अपने को एक सीमा में बांध के रखा है। हमारा जो कर्म है, हम जनसंघ से चले आ रहे हैं, और हमारा अपने पार्टी के प्रति सेवा भाव और समाज के प्रति हमारा भाव बनता है। मेरे पास कोई काम के लिए आता है, किसी कोई एडमिशन का काम होता है, किसी का किसी तरह का काम होता है। कई बार मेरे को ऐसा भी करना पड़ा है कि हमारे कुछ अपने लोग होते हैं, तो सीवर अपने पैसे देकर भी मैंने खुलवाए हैं। तो वो सब करना पड़ता है, अपने लोगों के लिए करना पड़ता है। तो मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूँ, मैं नाटकबाजी में नहीं रखता। बिल्कुल। और गोपाल कृष्ण जी की बात की जाए तो इन्होंने पूरा का पूरा जीवन ही भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए, एक जमीन से जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल आगे लाना चाहिए। सर दूसरी ओर रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल के जो सीएम है, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है मेरे को हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, अगर किसी मुसलमान को मुझसे काम करवाना है तो वो घर वापसी करे। इस तरह की बयानबाजी से कुछ लगता नहीं हंगामा भी होता है? देखिए जी, ऐसा होता है कि जो बात कही जाती है, कई बार ऐसा होता है कि बात कहने में ना हम कहते हैं कि अधिकतर ऐसा है, तो एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर। तो हर जगह ये बात जो कही गई है वो सच्चाई ये थी कि वहां पर जितने मुसलमान वहां रह रहे हैं, अधिकतर दिया ही नहीं है, 99% ने वोट नहीं दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेंगे, काम तो
कहते हैं सबके लिए करना। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबके लिए हमने सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास हम लेकर चल रहे हैं। उनके कहने का मतलब भी अधिकारी जी का ऐसा नहीं था, जहां तक मैं समझता हूँ। वो कहना सिर्फ एक रोष तो होता ही है, वो जानते हैं उस समस्या की वहां के जड़ मूल को वो जानते हैं, तो वो ठीक ढंग से बात कह सकते हैं। और ठीक ढंग से उन्होंने जब बात कही होगी तो कुछ सोच समझ कर कही होगी, क्योंकि वहां पर इतना बांग्लादेशी मुसलमान है जितना वहां का रियल मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने उसी बात को सोचकर, जहां तक मैं सोचता हूं कि यही बात सोचकर उन्होंने बात कही है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया और मैं इनको काम नहीं करूंगा। तभी आप ये देखिए कि जितने बांग्लादेशी आज बॉर्डर के ऊपर लाइन लगा के खड़े हैं, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, और वो वोट डाल रहे थे। 3,000 रुपए जो महिलाएं हैं वो अपना सुकन्या की कौन सी योजना थी उसकी, ममता जी की सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। वो सेंट्रल की तो जो ममता जी ने लागू नहीं की उसको छोड़कर जो भी ममता जी ने जो लागू की उसका सब योजनाएं लाभ उठा रही थी। तो वो चीज गलत थी। उस गलत चीज को पकड़ के उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए, तो ये सबके लिए नहीं कहा है मेरे हिसाब से, ये कहा उनके लिए कि अधिकता बांग्लादेशियों की वहां पर है, इस वजह से शायद उन्होंने ये शब्द कहा। उसको अतिशयोक्ति कह सकते हैं कि कहीं अदरवाइज लोग ले लेते हैं उनकी बात को बड़ा चढ़ा के, इधर उधर घुमा फिरा के बात कह, लोगों कुछ भी कह सकते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की बात कर सकते हैं। सर, सुमेंद्र अधिकारी जी ने ये भी कहा अगर घर वापसी होती है तो काम होगा, तो घर वापसी होनी चाहिए सर? बिल्कुल होनी चाहिए घर वापसी। बांग्लादेशी होगी ना जी? जी सर। हाँ वो होगी। और जो जिस हिसाब से अभी चल रहा है काम, जो बंगाल के अंदर जो काम हुआ है, वो काम जो और क्षेत्रों में और राज्यों के अंदर बहुत अपोजिशन वाले पूछते हैं, टीएमसी वाले पूछते हैं, वो क्या नाम है आपके समाजवादी पार्टी के लोग बहुत प्रश्न करते हैं। मैं डिबेट्स देखता हूँ, डिबेट्स के अंदर वो बड़े प्रश्न करते हैं और वो ये पूछते हैं कि जी अभी तक कितने लोग तुमने बाहर किए, कि इतने तुम कब से चला रहे हो? अरे बाहर कहाँ से करते? जब भी बंगाल के ज्यादातर जो बांग्लादेशी आए वो बंगाल से ही आए और बंगाल के जरिए वापस जाने हैं। मगर वो ममता, हम यहाँ से दिल्ली से जो जाते थे, पंजाब से इकट्ठे करके यहाँ से भेजते थे, वो उनको बॉर्डर पार नहीं कराते थे। बीच में बहुत सारी अड़चने होती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उनको किस तरह से डी जैसे इन्होंने बनाया कि किस तरह से उनको डिटेक्ट करना है, किस तरह से उनके पूरी वो बनाना, और अब बिल्कुल कानूनी तरीके से उनको बाहर किया जा रहा है ताकि वो दोबारा प्रवेश ना कर सके। और ये नीति जो है वो सही है। और अब तक मेरे ख्याल से 2000 के आसपास जा चुके हैं और बाकी लाइन में लगे हुए हैं, जाएंगे और ये बाहर होगा। और अब दूसरे राज्यों में भी इसका इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। सर, वहीं वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो भी बांग्लादेशी निकला, पश्चिम बंगाल का रिटायर्ड जज है वो भी बांग्लादेशी निकला। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने ये कहा है कि इनको खदेड़ा जाएगा भारत के अंदर से, तो क्या लगता है ये राय ठीक रहेगी? देखो जी, शुभेंदु अधिकारी जी, मैं इस बात पे ये कहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी ने गलत नहीं कहा था कि यहाँ पर सारे मुसलमान इनके लिए काम नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने भर्ती किया पुलिस के अंदर, भर्ती किया सरकारी नौकरियों के अंदर उन लोगों को जो बांग्लादेश से आए थे। अब उनको डिटेक्ट करके निकालना कितना कठिन काम है। जो प्रेजेंट सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए एक चैलेंज है ये, और उस चैलेंज को पूरा करने में लगे हुए हैं, वो बहुत तेजी से लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण बदले, आप ये देखो कि वहां पर जो गांव थे, उन गांव के गांव पूरे खाली हो गए, पूरे मुस्लिम गांव हो गए, वहां पर हिंदू एकदम गायब हो गया, सारे बांग्लादेशी आके बस गए। तो वो सब बाहर से है ना जी, बिल्कुल। तो उनको तो निकालना ही पड़ेगा। उनको कैसे छोड़ेंगे? उनको दामाद बना के थोड़ी रखेंगे। उन्होंने बोला है कि इनको यहाँ जेल में भी नहीं डालना, खिलाओ पिलाओ, उसके बाद उनकी सेवा करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको यहाँ से धक्के मार के निकालो। और अगर कोई जो, और उसके साथ साथ एक चीज और भी है, जो लोग क्रिमिनल हैं, जिन्होंने क्राइम किए हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की, गोलियां चलाई, यहाँ पर अत्याचार किए, लोगों को मारा, उन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। उनको यहाँ की जेल में सजा दी जाएगी, उनको बंद किया जाएगा। गोपाल किशन जी, जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूँ सर। जो दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल, उन पे शराब घोटाले को लेकर केसेस चले, जेल में भी गए, जेल से बाहर भी आए, उन पे फिर केसेस चल रहे हैं सर। जो उनकी जज साहिबा है स्वयं कांता शर्मा जी, अब उनको अपने जज पे ही भरोसा नहीं है। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो केजरीवाल जी, क्या कहना चाहेंगे गोपाल जी? हमारे में कहावत है, नंग बड़ा परमेश्वर से। तो जो आदमी अपने कपड़े मतलब सब कुछ त्याग, वो निकाल दे, नंगा हो जाए
और गूंगा बहरा हो जाए और किसी बात को यहाँ पर किसी चीज को सोचने की जो कोशिश ही ना करे, जो प्रयत्न ही ना करे कि अपने आप को बुरा करने के बाद भी ये ना, उसके अंदर एहसास ही नहीं है किसी चीज का। वो तो सिर्फ ये चीज जानता है कि मैंने जो कर दिया वो सही कर दिया। और मुझे लगता है कि उनके साथ कोई दिमागी प्रॉब्लम भी है। वो इस तरह की एक्टिंग बाजी, नाटकबाजी वो शुरू से करते आए हैं। और उन्होंने जो जिस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया, क्योंकि जो लेफ्ट पार्टीज हैं और ये, और उसके अलावा इन्होंने एक नई कॉकरोच पार्टी को भी ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा सके। और इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। मैं आपको एक पूरी जनता को, भारत की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि एक किसान जब बीज बोता है ना, तो उसकी वो फसल उगती है। फसल उगने तक वो जब वो बड़ी होने लगती है तो उसके नीचे कीड़े मकोड़े उठ जाते हैं, उसको खाने के लिए कोशिश करते हैं। तो किसान को उसके ऊपर दवाई छिड़कनी पड़ती है। उसके बाद वो जब बड़े होते हैं तो जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसके वो सुरक्षा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देश विदेश के अंदर जो देश की प्रगति है, जो देश की सेना को मजबूत कर रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, विदेशों के अंदर अपना पूरा पैटर्न सही कर रहे हैं, तो इनसे वो देखा नहीं जा रहा। ये विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनको गिराने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह, वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, तो इनके ऊपर दवाई छिड़कने का काम करना है। और वो दवाई छिड़की जाएगी तो ये तभी नष्ट होंगे। और ये नष्ट नहीं होंगे, जैसे वो तो कहते हैं सनातन को खत्म करना है, तो ये बातें कोई कहने वाली होती है कि अरे सनातन को खत्म नहीं करना है, इन जैसे कीड़े मकोड़ों को खत्म करना है, जिन्होंने, जो देशद्रोही हैं, जो देश के विरोध में काम करते हैं। और जो व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी अपना परिवार त्याग कर, अपना सब कुछ त्याग कर, पूरे तन मन धन 24/7 जो काम में लगे रहते हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनके शीर्ष, उनके कदमों में झुकाता हूं और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं तहे दिल से। ये कोई कहने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो करते हैं, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता चाहे कितनी कोशिश कर लूं, क्योंकि वो अपने आप में एक महान आत्मा है। ये प्रभु की कृपा है कि हमें इतना महान व्यक्ति भारतवर्ष को मिला है जो कि देश की प्रगति को, देश को कहां ले जा रहा है, तो उसका कद्र करनी चाहिए। ये लोग उसकी बेकदरी कर रहे हैं, उसके अंदर जोक बन के, दीमक बन के उनको खाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इन दीमकों को खत्म करना है। बिल्कुल सर, आपने कॉकरोच पार्टी का जिक्र किया, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कॉकरोच पार्टी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो अधिकतर बांग्लादेशी और पाकिस्तान से आए हैं, वही नजर आ रहे हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखो जी, जो ये तो जग जाहिर हो चुका है, सबको पता लग चुका है कि इसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं। और इन लोगों को लाने वाली जो है आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टी है, ये भी सबको पता लग चुका है। और समाजवादी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। ये लोग मिलके, मैंने आपको क्या कहा कि कीड़े जो हैं वो जब पौधा जब पनपने लगता है तो उसके अंदर वो कीड़े लग के उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये कॉकरोच पार्टी, वो ये कॉकरोच, इन्होंने नाम सही रखा कॉकरोच। ये भी कॉकरोच भी क्या करता है, कॉकरोच भी खाता है, अन्न को खाता है, चीजों को खाता है, जो चीज हमारे यूज किया, जो देश की भलाई के लिए जो काम होने हैं, उनको ये कॉकरोच पार्टी खत्म करने के लिए आई है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि ऐसी पार्टियों से, ऐसे लोगों से बच के रहें, इनकी बातों में ना आए और इनको ध्यानपूर्वक पहले इनका अवलोकन करें, फिर कोई बात आगे करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर, आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर। जय श्री राम।